नमस्कार, पल्स एनसीआर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। आप देख रहे हैं राज संग्राम, और राज संग्राम में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली में सरकार का क्या गणित बन रहा है, क्योंकि जो स्थिति अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक कोई भी सरकार बनाने को आगे आने के लिए राजी नहीं है। बीजेपी स्टैंड ले चुकी है कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं देगी, ना किसी का सपोर्ट लेगी, जोड़ तोड़ की राजनीति पर विश्वास नहीं करती है, ये स्टैंड लिया है। उधर आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से ही ये साफ कर दिया था कि वो किसी से ना तो गठबंधन करेंगे, ना किसी गठबंधन में शामिल होंगे, भले ही उन्हें विपक्ष में बैठना पड़े। और कांग्रेस की तो फिलहाल ऐसी स्थिति है नहीं कि वो किस तरह से सरकार में आने की गणित लगा सके, क्योंकि उसी का विरोध करके ही दोनों पार्टियां सत्ता में आने के लिए सपने लगातार देख रही थी। अब चर्चा अरविंद केजरीवाल की है, जोरों पर है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आंकड़ों से कैसे सरकार बनेगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं राज संग्राम। तो दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी भी, या फिर यहां दोबारा चुनाव होंगे, यही जानने की हम आज कोशिश करेंगे। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। दिल्ली के असेंबली चुनाव में ये पहला मौका है जब किसी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सवाल है कि सरकार बनेगी कैसे। पहली सूरत यह है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उपराज्यपाल बीजेपी यानी हर्षवर्धन को सरकार बनाने का न्योता देंगे। दिल्ली में बीजेपी के पास 31 सीटें हैं। शिरोमणि अकाली दल की एक सीट के अलावा पार्टी निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन के समर्थन की उम्मीद कर सकती है। शौकीन पहले बीजेपी में थे। मुंडका की सीट पर आजाद सिंह को पार्टी कैंडिडेट बनाए जाने के बाद वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा। एसएडी और रामवीर के समर्थन के बाद बीजेपी के समर्थन का आंकड़ा बढ़कर होता है महज 34, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े से 2 सीट कम है। अब दूसरी सूरत यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी आप को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। केजरीवाल के पूर्ण सहयोगी किरण बेदी ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने आप और बीजेपी दोनों को मौका दिया है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए और वो इसके लिए मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। अगर ऐसी स्थिति आती है तब क्या होगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। आपके पास 28 सीटें हैं। जेडीयू के शुएब इकबाल आपका समर्थन कर सकते हैं। इस सूरत में पार्टी का आंकड़ा बढ़कर होता है 29। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन के समर्थन से यह आंकड़ा 30 तक पहुंचता है। अब यहां से साफ है कि राज्य में आपकी सरकार सिर्फ 2 सूरत में बन सकती है। एक, अगर बीजेपी आपका समर्थन करे, और दूसरी, अगर कांग्रेस आपका समर्थन करे। बीजेपी आपका समर्थन करती है तो आपके समर्थन का आंकड़ा होता है 61, यानी 36 के जरूरी आंकड़े से 25 ज्यादा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि पार्टी जोड़तोड़ के गणित में विश्वास नहीं रखती और जनता ने उसे विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। हमारे पास ना भी पूरे नंबर नहीं है जी, और इसीलिए हमारी बैठक हो रही है कि हम क्या आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, उसके हिसाब से हम तय करेंगे जाकर। किंतु एक बात निश्चित है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करना चाहते। अब तीसरी सूरत यह है कि कांग्रेस आपकी सरकार बनाने के लिए पहल करे और बाहर से सरकार का समर्थन करने का वायदा करे। लेकिन उनको चाहिए कि वो जो है लोगों के भरोसे को सामने रखते हुए जिम्मेदारी का एहसास कराएं, और लोगों ने जिस लिए उनको अपना माना है और अपना चुना है उसमें वो सक्षम हों। ऐसी सूरत में आपके समर्थन का आंकड़ा जेडीयू के 1, निर्दलीय के 1 और कांग्रेस के 8 मिलाकर होता है कुल 38, यानी सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े से 2 ज्यादा। लेकिन यहाँ परेशानी यह है कि आपकी जिद है कि हम न किसी से समर्थन लेंगे न किसी को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ इस तरीके के सुझाव और प्रस्ताव हमारे पास आएंगे तो हम लोग विचार करेंगे। अब उनके यहाँ विचार मंथन शुरू होगा और वो किस रूप में सामने आएगा आप देखिएगा। हम न किसी से समर्थन लेंगे न किसी को समर्थन देंगे। ऐसे में आखिरी विकल्प यही बचता है कि उपराज्यपाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करे। ऐसी सूरत में अगले साल मार्च अप्रैल में आम चुनाव के साथ साथ दिल्ली असेंबली के चुनाव भी हो सकते हैं। और जब तक नई सरकार दिल्ली में शपथ ग्रहण नहीं कर लेती तब तक राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल रहेगा, जो आमतौर पर 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स एनसीआर।
तो सत्ता की गणित क्या कहती है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ आकलन है एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये अपनी अपनी बातों पर अड़ी हुई हैं फिलहाल कि दोबारा चुनाव हो जाए ठीक है, लेकिन दोनों ही विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। पक्ष में यानी सत्ता में आने को दोनों ही तैयार नहीं है, ना ही गठबंधन करने को तैयार हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से हरदीप जी मौजूद हैं। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजीव मिश्रा जी हैं आम आदमी पार्टी से। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक गोटी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरदीप जी, आप चूंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीटें जो आई हैं वो बीजेपी की आई हैं, तो ये तो तय है कि पहली बार आप लोग को ही इनवाइट किया जाएगा, भाई आइए बहुमत साबित करिए। क्या स्टैंड होने वाला है? शशांक जी, एक चीज़ मैं बड़ी क्लैरिटी से बोलूँगा, बीजेपी कभी भी सत्ता के लोभ में आकर के जोड़ तोड़ की लालच में सरकार नहीं बनाएगी। अच्छा, चाहे आप गोवा के 2 दफ़े के एग्जाम्पल देख लीजिए, महाराष्ट्र के देख लीजिए, पिछली दफ़े का राजस्थान का देख लीजिए, कम से कम 14-15 एग्जाम्पल हैं जब सत्ता के आने के लोभ में हमने जोड़ तोड़ की राजनीति से अपने आप को परहेज में रखा। नुकसान भी हुआ है, बिहार में देख लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ। अब देखिए ना, थोड़ा सा पैंक था, मगर हमने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही बात हम पहले दिन से क्लेम कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट आने शुरू हुए थे, कि हम ऑपोजिशन में बैठना प्रेफर करेंगे रादर देन की कॉम्प्रोमाइज करके आइडियोलॉजी को, या एक जैसे कॉमन मिनिमम प्लैंक होता है तो उसके लिए भी आइडियोलॉजीज मैच करनी होती है, जो एक कैटलिस्ट बन के सामने आती है। बट यहाँ पर कोई चीज निकल के सामने नहीं आएगी। प्लस हमारा जो शेष नेतृत्व है, लीडरशिप ने बड़ी क्लियर की हुई है बात कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अब राजीव जी, आप लोगों का स्टैंड भी लगभग पहले दिन से यही रहा है, तो फिलहाल तो आप लोगों के पास बहुमत साबित करने के लिए गणित है नहीं कुछ जी। पहले मैं तो ये फिर दोहरा दूं कि जैसे आपने कहा, पहले दिन से हमने कहा कि हम लोगों, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का विरोध हम करते हैं, इनकी नीतियों का, इनकी सोच का, और उस सोच का विरोध करके ही कहीं हमारी पार्टी अपने अस्तित्व में आई है, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता, इनके संग खड़े होना ही आत्मदाह करना है। अच्छा, इसके अलावा हम बता दें, बीजेपी जरूर जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास रखती है। अभी झारखंड में जो इनकी सरकार गिरी है उसी का वो नमूना थी। इन्होंने भयंकर जोड़ तोड़ करके वो सरकार बनाई थी। ये कह नहीं सकते जोड़ कि तोड़ में यकीन रख रहे होते तो हमारी सरकार नहीं गिरती। हमारे पास 23 विधायक थे। वो मिली जुली सरकार एक आपकी मिनट, थी, सब जानते हैं। फैक्चुअल बात ना पता हो तो मेरे हिसाब से सिर्फ अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए, एक ट्रेडमार्क मत बनाइए इसको आम आदमी पार्टी का। अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करते, पिछली बारी हम मात्र 8 MLA दूर थे राजस्थान में, हमने बना ली होती। कर्नाटका में हमारी सरकार येदियुरप्पा जी से पहले बन गई होती। 2 दफे हमने गोवा सबसे बढ़िया उदाहरण है झारखंड का जो मैंने दिया, बिल्कुल क्योंकि कभी वो पार्टी आपके संग खेल खेलती है, अब वो कांग्रेस के संग खेल रही है। तो ये हमने आइडियोलॉजी के ऊपर अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको दूं, आप लोग खेलते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको दूं, हमारे पास 4 निर्दलीयों का उत्तरांचल में सपोर्ट था, हमने नहीं लिया। ये सब बातें बेकार की बातें हैं। सपोर्ट मिला नहीं, आपको मिला नहीं, ये आप हमारी पार्टी रह गए की उस तरफ से सपोर्ट कह से। सकते हैं कि मैं नहीं देखिए, मिला। आप ये कभी नहीं कह सकते दिल पे हाथ रह के कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। स्थिति हम दिल्ली की ही हम बात करेंगे, लेकिन दिल्ली में तो कम से कम स्टैंड लिया हुआ है बीजेपी ने, ये बात भी सही है जी। वो हमारी देखा देखी लिया है, हर क्योंकि कुछ आपकी देखा-देखी कर रहे हैं हम। एक मिनट, हमने राजनीति के नए मापदंड तय कर दिए हैं जनता ने। हमने मतलब जनता ने, हम पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, जनता के लिए। जनता चाहती है साफ सुथरी राजनीति, और उसका प्रतीक कहीं आम आदमी पार्टी है। तो ये हमने नए मापदंड जनता ने तय किए हैं कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। अब मजबूरन इन पार्टियों को देखें कहां तक कर पाते जो हैं। मर्जी कहते रहे, मजबूरन का क्या मतलब होता है? मेरे को तो मापदंड ही नहीं पता आपकी पार्टी के है क्या। आपको कभी कुछ नहीं पता था, सीधी सी बात हम बताएंगे। अब आपको हम आपको सूचित करेंगे चलिए, हमारे मापदंड क्या है। हमारे साथ दीपक गोठी जी भी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपकी पार्टी के पास सिर्फ 8 सीटें हैं, स्थिति क्यों खराब हुई? आप शुरू से, हम लगभग चर्चा हम करते रहे हैं, शुरू से आप मान के चल रहे थे कि विकास को वोट देगी दिल्ली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कारण मानते हैं? देखिए, जनता जनार्दन जब भी फैसला करती है वो सर्वमान्य होता है जी। जनता का फैसला है कि इस बार कांग्रेस विपक्ष में बैठे तो कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी। और मैं आपको निश्चित रूप से ये बता दूं अभी कि ये आप पार्टी जो है ये सत्ता सुख तो भोगना चाहती है, लेकिन सत्ता सुख इसलिए नहीं भोग रही कि इसे पता है कि आने वाले 6 महीनों में इसका क्या हश्र होने वाला है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं, इनके वे ऑफ टॉकिंग क्या है। भारतीय जनता पार्टी का भी यही हाल है, ये भी सरकार बनाने से बच रहे हैं। ये दोनों मिलकर जनता के विश्वास को धोखा देना चाहते हैं। नहीं, किस तरह मैं से? आपको किस बता तरह रहा से? हूं, मैं वही बता रहा हूं
कि एक बार घर में अगर दो बच्चे हों, वो झगड़ा कर लें किसी खिलौने के लिए, तो माँ बाप का ये फर्ज हो जाता है कि बड़े से खिलौना लेके छोटे को दे दिया कि दोनों खेल लो। जनता ने बिल्कुल यही किया कि उन्हें कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा, वो बदलाव चाहते थे। बदलाव के लिए उन्होंने सत्ता का जो खिलौना था वो इन दोनों पार्टियों के पाले में डाल दिया कि आप सरकार चलाएं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात तब पूरी हो जाएगी तो आपको आनंद भी आएगा कि यहाँ आप देखें कि इन दोनों ने उस खिलौने को खेलने की बजाय कोने पे रख दिया। कहते ना 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 ना, हम हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ जल जाएंगे। अरे भाई, सरकार बनानी है, तुम्हारे पास अगर नंबर नहीं है तो कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी अछूत नहीं होता राजनीति में, हम समर्थन देने को बाहर से तैयार हैं। नहीं, हम नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें पता है एक शरीफ आदमी का हाथ काला हुआ था, उसने जेब में डाल लिया, और एक बेवकूफ का हुआ था, उसने मुंह को लगा लिया। अब व्यवस्था ये है कि ये क्या करते हैं, इन्हें हाथ मिल रहा है, लेकिन ये जो हैं उस हाथ को जेब में रखते हैं, सत्ता के रूप में लाते हैं। ये इन्हें ज्ञान ही नहीं कि ये सरकार चलाएंगे कैसे। सरकार चलाने के लिए एक सोच होनी चाहिए, जो कांग्रेस के पास थी। जनता ने विकास पर वोट नहीं दिया, हम आज भी अपनी बात पर अड़ी गए। चलिए, कांग्रेस ने जो विकास दीपक दिया, जी, आप अपनी पार्टी की ओर से कुछ कहें। सुनिए, आप अपनी पार्टी की ओर से कुछ भी कहिए, लेकिन हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक जी, एक मिनट ध्यान से आप देखिएगा कि क्या वजह रही है, 5 बड़ी वजह जो कांग्रेस की हार के कारण बने हैं। 8 सीट क्यों आई है, हम आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। हिंदुस्तान की सियासत में इससे बड़ा दिन पहले शायद कभी नहीं देखा गया हो, जब एक साल भर से भी कम वक्त में अपने पैरों पर खड़ी होने वाली पार्टी सियासी सूरमाओं को कड़ी टक्कर दे गई। 15 साल से दिल्ली पर काबिज कांग्रेस केजरीवाल ब्रिगेड के सामने फेल हो गई। नई दिल्ली सीट पर जहां अरविंद का मुकाबला दिल्ली के 2 दिग्गजों से था, वहां भी केजरीवाल जीत का परचम लहराते हुए बाहर आए। दोस्तों, ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। जाहिर है कांग्रेस खेमे में झुंझलाहट है और जारी बयान में आत्मविश्लेषण करने की बात कही गई है। नहीं समझ पाए आप? मैम, हिंदी लग रहा है क्या? बेवकूफ है ना, बेवकूफ है ना। हिंदी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो क्या वजह थी जिसने एक कद्दावर पार्टी को सत्ता के सिंहासन से दूर कर दिया। कांग्रेस के कमजोर होने की यूं तो कई वजहें रहीं, लेकिन खासतौर पर 5 वजहों से कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता के कूचे से बेआबरू होकर निकली। पहली वजह, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी सत्ता विरोधी लहर। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर है, दिल्ली में उसका दुगना असर पड़ा। 15 साल की शीला सरकार के खिलाफ लोगों के पास शिकायतों की लंबी फेहरिस्त है। एक मंत्री को छोड़कर शीला सहित पूरा मंत्रिमंडल, स्पीकर, पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभी पिछड़ गए। दूसरी वजह, खास नेताओं की दिल्ली चुनाव से दूरी। चुनाव की कमान अकेले शीला दीक्षित के पास रही। दिल्ली के 7 सांसद भी चुनाव अभियान में नजर नहीं आए। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक एक दिन पहले दिखे। तीसरी वजह, राहुल फैक्टर का ना चलना। राहुल ने राजधानी में मंगोलपुरी और अंबेडकर नगर में सिर्फ 2 सभाएं की। जनसभाओं में भीड़ काफी कम नजर आई और यही आज रिजल्ट आने पर भी दिखा। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पिछड़ गई। चौथी वजह, टिकट बंटवारे में हुई चूक। शीला ने अपने सभी मौजूदा विधायकों पर दांव खेला। संगठन ने पिछली बार चुनाव हार चुके आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों को दोबारा से मैदान में उतार दिया। पांचवी वजह, महंगाई को लेकर महिलाओं का ज्यादा वोट करना। दिल्ली के बढ़े वोट प्रतिशत में महिलाओं की खास भूमिका रही। दरअसल ये महिलाओं का महंगाई को लेकर गुस्से का असर था। बिजली के बिल, महंगी सब्जियां, सिलेंडर के दाम भी कांग्रेस को ले डूबे।
जाहिर है ये कांग्रेस के लिए मंथन का वक्त है। राजनीति में एक नई नवेली पार्टी से करारी शिकस्त खाने के बाद ये सवाल और संजीदा हो जाता है कि सत्ता के सेमीफाइनल के बाद लोकसभा चुनावों तक पहुंचते पहुंचते क्या कांग्रेस भूल सुधार पर गंभीरता दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स मीडिया। तो ये 5 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है दिल्ली चुनावों में। और दीपक जी, आपको ये समझ गए होंगे आपकी 5 वजह ये कौन कौन सी थी, इस पर हम आपका जवाब ज़रूर लेंगे क्योंकि कुछ एक महत्वपूर्ण वजह थी और वो क्या थी, हम ब्रेक के बाद आपसे इस पर सवाल करेंगे। ब्रेक के बाद राज संग्राम में आपका स्वागत है। चर्चा इस बात की हो रही है कि दिल्ली में सत्ता पर काबिज कौन होगा और होगा तो कैसे होगा, गणित क्या है, क्योंकि बहुमत किसी को नहीं मिला है लेकिन दोनों ही पार्टियां जो सबसे ज़्यादा सीट रखने वाली, चाहे बीजेपी हो या दूसरे नंबर में आम आदमी पार्टी हो, दोनों मिलने को कतई तैयार नहीं है, ना ही बहुमत लायक इनके पास सीट हो पा रही है। लेकिन ब्रेक से पहले हमने 5 बड़ी वजहों की बात की थी। दीपक जी, कांग्रेस के हार की 5 बड़ी वजह क्या रही है, क्योंकि सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण महंगाई, भ्रष्टाचार जो हर आदमी को हिट कर रहा था। दूसरा कहीं ना कहीं कारण ये भी समझ में आया कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं आपकी पार्टी के, वो शीला दीक्षित या पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली में उतरे ही नहीं, प्रधानमंत्री तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। आप ठीक कह रहे हैं कि बड़े नेता कम आए इस चुनाव में, वो मजबूरियां रही क्योंकि 5 विधानसभा क्षेत्र थे, अपना राज्य थे जहां जाना था, उसके हिसाब से दिल्ली को जितना समय मिला उतना समय दिया गया। रही आपकी दूसरी बात महंगाई, महंगाई पूरे विश्व में है, दिल्ली में भी है, लेकिन इनकम्पेंसिव वोट मिला, ये आपको भी बताते हुए मैं शर्माऊंगा नहीं कि जब 15 वर्ष हमने राज्य किया और 15 वर्ष के राज में अगर हमने काम किए तो हो सकता है कि गलती हमसे भी रही हो और जनता ने उसे नकार दिया। तो महंगाई वाला जो मुद्दा है उसे तो मैं मानता हूं कि महंगाई एक वजह रह सकती है। और दूसरा जो आपने कहा कि जो हमने टिकटों का बंटवारा किया, वहां भी चूक आपकी बात को मैं बड़ी करता हूं कि संगठन और सरकार में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रही, जिसकी वजह से ये सब सामने आया। और ये मंथन का समय है, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब आपको मंथन करना चाहिए और जनता ने हमें ये एहसास कराया कि हमें इन विषयों पर मंथन करना चाहिए। बिल्कुल हरदीप जी, लेकिन ये जब रिजल्ट आने थे उससे एक दिन पहले तक भी ये श्योर थे कि विकास के नाम पर दिल्ली ने वोट दिया होगा और महंगाई भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन हमने कारण जो हैं वो बताए हैं लोगों को, लोग समझेंगे। कुछ नहीं हुआ ऐसा। देखिए, एक कांग्रेस पार्टी ना टोटली गाइडेड बाय इग्नोरेंस रही। अच्छा, वो सेल्फ एनालिटिक उसमें चल ही नहीं पाई। आपको अगर याद हो, आपके कार्यक्रमों में एक चीज हम बार बार, मैं रादर कहता था हर चैनल के ऊपर भी, कि बीजेपी जो है आज के दिन में टोटल उसको खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है और प्लस इन्हांस हुआ है आज के दिन में, क्योंकि हमने उस चीज को सेल्फ रियलाइजेशन पे हम चले कि हमारी ये कमियां हैं। मैं एक चीज बता करके चलता हूँ, मेरी ना एक, अगर आप इजाजत दे, 1 मिनट का एक इंसिडेंट है आपसे शेयर करूंगा। प्रमोद जी से मैं बातें किया करता था, तो एक बात वो शेयर करते थे, मैं उनसे शेयर करता था कि पब्लिक मीटिंग्स या पब्लिक रैलीज हैं, उनमें कौन आता है? जो ऑलरेडी हमारा वोटर है वो आता है। और मेरे हिसाब से कभी पब्लिक रैलीज या पब्लिक मीटिंग्स गैल्वनाइज नहीं कर सकती। अगर हम 5 लाख की पब्लिक मीटिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से अपनी ईगो को सेल्फ बूस्ट करने के लिए नेता करते हैं कि हमने 5 लाख आदमियों की रैली करी, बट वो कन्वर्ट इनटू वोट तो ऑलरेडी आपके साथ है। बिल्कुल, नेता बस भर के लाते हैं तो हमारी क्या, किसी भी पार्टी का मैकेनिज्म सेम है। इस बारी पहली बार बीजेपी ने जो बैक टू बेसिक्स का हमने एक चीज चलाया था, जिस टाइम विजय जी आए थे, फरवरी मार्च से लेकर के वो चीज हमारी अक्टूबर एंड तक चली। एक एक बूथ में हमने 32 लोगों की टीम बनाई और मेरे हिसाब से वही चीज थी जो हमें अपना वोट शेयर इंटैक्ट रख पाई। अगर हम बात करें गैल्वनाइजेशन की, जितना बढ़िया गैल्वनाइजेशन ऑफ वोट बीजेपी ने किया है, मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर इससे पहले कभी एग्जांपल नहीं था। इवन 93 में भी ये चीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि 93 में हमारी विक्ट्री का बहुत बड़ा श्रेय जाता था जनता दल के ऊपर। अच्छा, करीबन 12-13% वोट का जो स्प्लिट था वो जनता दल ने किया।
तो कहीं जाकर के हमारी सरकार बनी थी। ये बड़ी फ्रैंक कैंडिड बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी जी, लेकिन एक चीज है, अगर बेसिक पे लौटने की बात करें तो ये बात भी तय है कि कांग्रेस के नेताओं ने काफी दूरी बना ली थी आम लोगों से। बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर प्रचार किया। अगर उनकी बात जाकर के अगर शशांक जी उन्होंने किया हाँ, तो उसी चीज से उनको बेनिफिट मिला ना जी। क्योंकि आपके बेसिक्स पे लौटने की बात जहां तक है, आपको भी सीटों का उतना फायदा नहीं हुआ। पहले 23 थी, अब 31 हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को सीधे 28 हो गई, 23 से 33 हो गई। मैं जरा इस पे कुछ मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, अब थोड़ा समय मेरे को मिलना चाहिए। वो हमारा जो प्रचार का तरीका इस तरह से रहा, डोर टू डोर, जैसे आपने बताया, इस डोर टू डोर में कौन लोग थे? हमारे पास अपने कोई मेंबरान नहीं थे जो डोर टू डोर गए। ये वहीं के लोग, उस इलाके के लोग अपने आप हमारी टोपी देख के आ जाते थे, वॉलंटियर बन जाते थे और हमारा सारा डोर टू डोर खुद कराते थे। तो ये बड़ा फर्क है और पार्टियों और हमारी पार्टी। तो गए कई जगह नहीं, हमारे तो बहुत चंद लोग हैं ना, काडर तो नहीं इसके। केजरीवाल इज ए लीडर, नॉट अ काडर। तो काडर हमारे पास नहीं था। ये काडर कौन बना? यही जो आम आदमी बना, जो वहां का रिहायशी आदमी है, वो खुद ही कहता है आप इस पार्टी से हैं, आप आइए, हम आपको मिलाते हैं सबसे। और इतने हमें वोट उन लोगों से मिले हैं, उनका हमें समर्थन मिला है। और हमने उसके लिए ये कहूंगा कि हमें कुछ नहीं, ज्यादा बस उनके तक जाना पड़ा। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा, कम शब्दों में, समय खत्म हो रहा है कि अब क्या स्थिति बन रही है? अगर आप दोनों ही लोग ये मान के चल रहे हैं कि दोबारा चुनाव होना है, तो क्या स्थिति आप लोग समझते हैं? हरदीप जी, आगे क्या होगा? मैं एक चीज बड़ी क्लियर बोल कर चलूंगा, और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने और उसी के साथ यही हमारी पार्टी का भी स्टैंड है, वो जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जहां पर हो, वहां पर आप साझा सरकार ना बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, क्रिएट भी कर लोगे, मगर उसको आप चला नहीं पाओगे। आज हम, अगर जनता ने हमें पूरा मैंडेट नहीं दिया, हम दोबारा जनता के पास जाएंगे। राजीव जी, बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं शुरू से, क्योंकि एक आखिरी उपाय जो है वो चुनाव ही है, ये तो समझ में आता है। लेकिन एक सेकंड लास्ट ऑप्शन ये भी होता है कि भाई आप लोग मिलके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, उसके तहत सरकार चलाएं। देखिए, ये हमारी सोच शुरू से रही है, फिर उसको दोहरा दें कि हम लोग ना किसी पार्टी से समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। हम लोग अगर चुनाव होते हैं तो वो बहुत अच्छा है। दीपक जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये दोनों पार्टियां जनता के फैसले का अनादर कर रही हैं। अच्छा, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही हैं। इन्हें सरकार बनानी चाहिए। और हमने पहले कहा है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता। हमसे अगर किसी को कोई समर्थन की आवश्यकता है तो हमने आप पार्टी को सबसे पहले कहा है कि आप समर्थन लेना चाहें तो हम बाहर से समर्थन देंगे। सरकार में हमारा कोई दायित्व नहीं होगा, सरकार में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपकी पार्टी की नीति का विरोध करके ही दोनों पार्टियां सत्ता की ओर आगे कदम बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। हरदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज संग्राम में हम चर्चा इसी बात पे लगातार कर रहे हैं और आपकी नज़रें भी इसी पर ठीक होंगी कि भाई सत्ता में कौन आएगा। दोबारा चुनाव होगा तो आपकी हेडेक थोड़ी सी ज़रूर बढ़ेगी कि दोबारा वोट करने जाना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली की किस्मत का फैसला तो आखिरकार आपको ही करना होगा, चाहे दोबारा ही क्यों ना करना पड़े। फिलहाल राज संग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।